यस माय डियर्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत टाइम हो गया था हमें मिले हुए। आज काफ़ी समय के बाद हम आज एक नए वीडियो के साथ आए हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आने वाला है। ये जो चैप्टर है वो थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड के लिए बनाने की कोशिश की है। इस चैप्टर का नाम देखिएगा, हमने लिखा है सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब हम अपने 12th स्टैंडर्ड के सबसे पहले और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या फिर कई बुक्स में इसे सिर्फ सॉल्यूशन भी लिखा गया है। बट थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए कि इस चैप्टर में हम मेनली क्या करेंगे, इसके एप्लीकेशंस क्या होने वाले हैं, क्या सीखेंगे हम इसमें और क्या नई नई चीज़ों को हमें पढ़ने का मौका मिलेगा, और जो हम पढ़ेंगे वो सारे पैरामीटर्स कहाँ पर अप्लाइड किए जा सकते हैं या उनका वर्क ऑफ एप्लीकेशन कैसा है और कहाँ होगा। ठीक है। कोशिश करते हैं। आज मैं हूं अभिषेक सिंह और आप सभी का प्यारा केमिस्ट्री का सर। आइए हम सब मिलकर इस नए चैप्टर को सीखते हैं जिसका नाम है सॉल्यूशंस एंड द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कम ऑन, चलिए बेसिक से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से, ताकि अगर कोई हमारा वीडियो पहली बार भी देख रहा है तो उसे बिल्कुल पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आए और हर एक कंसेप्ट हो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले ये सॉल्यूशन मतलब होता क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सॉल्यूशन। सबसे पहले समझते हैं इसे कि सॉल्यूशन मतलब, देखिएगा, दो चीजों का मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन मतलब एक तो होता है सॉल्यूट एंड दूसरा होगा सॉल्वेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो सबसे पहले बारीकी से समझते हैं इसे, ये होते क्या है। तो देखिएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट और कुछ नहीं, बल्कि जब सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो उसमें हम कुछ प्रोपोर्शन सॉल्यूट का डालेंगे और कुछ प्रोपोर्शन सॉल्वेंट का। लेकिन अभी भी क्वेश्चन वही है कि ये सॉल्यूट क्या होता है और ये सॉल्वेंट क्या होता है। तो कम ऑन, चलिए 2 मिनट लगेगा, सीख जाएंगे। समझिएगा बात को, एक एग्जांपल से समझते हैं। अब देखो, ड्राइंग के ऊपर मत जाना, इतना खास ड्राइंग तो है नहीं, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो सके। ठीक है। ये हम इमेजिन करते हैं ग्लास। ये है हमारे पास एक ग्लास और इस ग्लास के अंदर है H2O। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट। सबको पता है यार, कम ऑन, 12th स्टैंडर्ड में आ गए, हमें नहीं पता होगा H2O मतलब क्या होता है, पानी। यस, ऑब्वियसली। तो ये ग्लास ऑफ वाटर है हमारे पास भैया। क्या है? ग्लास ऑफ वाटर। कम ऑन, ग्लास ऑफ वाटर है। और मानिए या ना मानिए, मैं क्या करने वाला हूं, इस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर थोड़ा सा 1 ग्राम C6H12O6, come on, C6H12O6, C6H12O6 को डालने वाला हूं। उसका नाम पता है क्या है? प्यार से हम सब इसे कहते हैं, प्यार से हम इसे कहते हैं ग्लूकोज। यस, ग्लूकोज। तो हमने क्या किया, एक गिलास ऑफ वाटर था भरा भरा, या आधा, चलो, तो आधे ग्लास ऑफ वाटर में हमने क्या किया, हमने 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डाला। सबसे पहले बहुत ध्यान से देखेंगे, चलो इजी करने के लिए मैं अमाउंट बता रहा हूं। ग्लास ऑफ वाटर का 100 ml मान के चलते हैं। चलो, तो 100 ml ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, बहुत ध्यान से समझिएगा, 100 ml पानी के अंदर मैंने 1 ग्राम ग्लूकोज का डाला। ज्यादा क्वांटिटी किसकी है? कम ऑन, क्वेश्चन। ज्यादा क्वांटिटी यहां देखने से किसकी दिख रही है? सर, आप बोलोगे कि ज्यादा क्वांटिटी तो H2O की है। 100 ml है ये, इतना सारा 100 ml। ठीक है। तो ज्यादा क्वांटिटी तो सर यहाँ पर 100 ml यानी कि पानी की है, लेकिन 100 ml पानी में आपने सिर्फ इतू सा, कितना, कम ऑन, इतू सा, यानी कि 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को अंदर डाला है। तो मतलब कि यहाँ पर जो H2O है वो आपका मेजर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। बोलिए सही है या गलत। H2O जो है यहाँ पर वो मेजर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, जबकि आपका जो ग्लूकोज है
वो माइनर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। सर क्या होता है मेजर माइनर, मैं बिल्कुल नहीं जानता, 10th लॉकडाउन बैच का हूँ सर, मुझे नहीं पता। अरे सुन यार दोस्त, मेजर मतलब ज्यादा, माइनर मतलब कम। अब तू मुझे बता, यहाँ पर H2O मेजर यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में है, यस और नो? आप बोलोगे बिल्कुल यस। तो जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है सॉल्यूशन के अंदर, याद रखिएगा, सॉल्यूशन के अंदर जो एक्सेस में प्रेजेंट होता है यानी कि जो मेजर क्वांटिटी में होता है माय डियर्स, उसको हम नाम देते हैं सॉल्वेंट का, यस और नो? जो भी सॉल्यूशन में मेजर क्वांटिटी में होगा उसे हम नाम देंगे सॉल्वेंट का, जबकि जो हमारे पास माइनर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा हम उसको नाम देते हैं सॉल्यूट का। मतलब कि सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीजों के मिक्सचर से बनता है, समझिएगा, सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीजों के मिक्सचर से बनता है, और वो एक होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट वो होता है जो माइनर क्वांटिटी में प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वो है जो मेजर क्वांटिटी के अंदर है प्रेजेंट सॉल्यूशन के अंदर, समझिएगा बात को। तो जो कम क्वांटिटी है उसे हम कहेंगे सॉल्यूट, और जो ज्यादा क्वांटिटी है उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। कम ऑन, एक और एग्जांपल, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप ही लोग मुझे बताइएगा इसका हम किसे सॉल्यूट और किसे सॉल्वेंट कह सकते हैं। कम ऑन, थोड़ा सा इसे साइड करते हैं। इमेजिन कीजिए मैं 5 ग्राम, इमेजिन कीजिए मैं 5 ग्राम ऑफ H2O, इमेजिन कीजिए मैं, चलो 5 की जगह 50 कर देते हैं, थोड़ा सा लगना चाहिए ना भाई कि कुछ ज्यादा दिया है ना? तो समझो मैं 50 ग्राम H2O बोल रहा हूं, हम 50 ग्राम H2O ले रहे हैं विथ, देखिएगा 50 ग्राम ऑफ H2O विथ 55 ग्राम ऑफ बेंजीन कर देते हैं। वैसे मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो इसीलिए ये और ये दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होंगे, हम सब जानते हैं। बट फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर द एग्जांपल, हम एग्जांपल के तौर पर अब मुझे यहाँ पर बताइए मैंने क्या किया है, 50 ग्राम H2O और 55 ग्राम ऑफ बेंजीन को आपस में मिक्स कर दिया है। क्या किया है? आपस में मिक्स कर दिया है। जरा बताओ कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट? क्या सुनाई नहीं दे रहा है? कम ऑन, जोर से बोलिए, जोर से, कम ऑन, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। यस यार, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बहुत सही बोला आपने। आप यही कह रहे होगे कि 50 ग्राम तो सर कम है, उसकी क्वांटिटी कम है, और अभी अभी आपने बताया जो भी कम होगा उसको मैं क्या कहूंगा? जो भी कम क्वांटिटी में होगा उसको मैं सॉल्यूट कहूंगा, और जो भी सर एक्सेस क्वांटिटी में होगा, जो भी ज्यादा होगा उसे मैं सॉल्वेंट का नाम दूंगा। यस और नो? बिल्कुल सही। तो यानी कि एक सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। क्या? दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो जो माइनर क्वांटिटी में या छोटे प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होगा, और सॉल्वेंट वो जो ज्यादा प्रोपोर्शन या ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। एंड दैट्स द वेरी बेसिक्स ऑफ द चैप्टर। अगर आपने ये सीख लिया है तो बहुत अच्छे, कुडोस फॉर यू, क्योंकि अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और दिमाग हिला कर रख देंगे। क्या क्या क्या? कम ऑन, दिमाग हिला कर रख देंगे मेरे दोस्त। चलिए तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इस पे बाद में आएंगे, खैर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको याद हो, जिन्होंने हमारे ऑफलाइन बैचेस में बैठे होंगे और जिन्होंने मेरी बातें सुनी होंगी और जो हमारे साथ इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ चुके होंगे, उन्हें थोड़ा सा याद होगा। इमेजिन कीजिए कि आपके पास H2O है। क्या है? H2O है। इमेजिन कर लीजिए H2O है हमारे पास। अब हमने क्या किया, H2O को, ध्यान दीजिएगा, कम ऑन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। H2O को हमने किया ये, हमने H2O को ये किया भैया, ये लिक्विड फॉर्म में है अभी के लिए, मान लेते हैं ये क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में है।
ये लिक्विड फॉर्म में। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मैं आपके दिमाग का पाटा खोल रहा हूँ दोस्त, कोई नहीं ओपन कर रहा है, बट हमारे पास आइए, हम पूरा का पूरा माइंडसेट बदल देंगे, क्यूरियोसिटी डेवलप कर देंगे। अगर आपको केमिस्ट्री भैया बोरिंग लगती है ना, सुनो, गलत टीचर से पढ़ रहे हो, आओ मेरे पास। देखो यहाँ पर इमेजिन करो हमारे पास H2O लिक्विड फॉर्म में है और मैंने उस लिक्विड फॉर्म को वेपराइज किया, या फिर चलो और इजी करते हैं आपके लिए, इस बात पे तो सब एग्री करोगे, मैं उसे आयोनाइज कर दे रहा हूं दोस्त, मैं उसे आयोनाइज कर दे रहा हूं। और आप सब एग्री करोगे इस बात से कि अगर मैंने वाटर को आयोनाइज किया इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से, तो H+ आयंस और OH- आयंस यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन यानी कि एक कैट आयन और एक एनायन जनरेट होंगे। यस और नो? हम सब जानते हैं अगर मैंने इसे तोड़ा या इस H2O मॉलिक्यूल का बंटवारा कर दिया, क्या बोला कौन, बंटवारा कर दिया, तो एक हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम सब ने इक्विलिब्रियम का पूरा चैप्टर मुंह जुबानी याद किया है। अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज आइए यार, क्या किस बात का वेट कर रहे हैं। हमने पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम का चैप्टर ऐसे अंगूठी पे रख के यार खत्म कर दिया, पूरा का पूरा चैप्टर। कितना इजी चैप्टर है, लोग उसे बताते हैं बहुत टफ है, बहुत चैलेंजिंग है। अबे नहीं यार, क्या, आओ तुम हमारे पास। चलो यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। मानो या ना मानो, अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहूं, अगर मैं इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहूं, हम सब जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी रिटन एज concentration of product upon में concentration of reactant. This is the formula for equilibrium constant which we had already discovered in our equilibrium chapter. Remember that. Come on, बहुत easy करेंगे, सुनो ध्यान से। अगर अभी कुछ समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब आएगा। रुक जा दोस्त, रुक जा, आधे घंटे का वीडियो है। अबे हो ही नहीं सकता है तू मेरे लेक्चर से बिना समझे बैठ निकल जाए यार। अबे कॉमर्स वालों को बैठा कर हम उन्हें भी सिखा देते हैं यार, तू क्या बात कर रहा है, रुक जा जरा तू दोस्त। ये देख Kc का फॉर्मूला क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बट तुम सब एग्री करते हो कि इस पर्टिकुलर आयोनिक रिएक्शन के अंदर दोस्त ये है मेरा प्रोडक्ट और ये है मेरा रिएक्टेंट। और अगर ये बात सही है तो क्या मैं प्रोडक्ट की जगह पर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन और रिएक्टेंट की जगह पर, देखिएगा बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, रिएक्टेंट की जगह पर कंसंट्रेशन ऑफ H2O लिख दूं? नहीं ब्रो, नहीं, यही तो गलती नहीं करनी थी अपने को। हम सब पढ़े लिखे हैं और हम सब ने जानते हैं कि प्योर सॉलिड्स, रिमेंबर दैट, प्योर सॉलिड्स एंड प्योर solids and pure liquids doesn't show the variable concentration my dear। मतलब ये प्योर लिक्विड है दोस्त, सिर्फ पानी है, H2O है, तूने H2O के अंदर कुछ मिलाया नहीं है। अगर तूने H2O के अंदर कुछ मिलाया नहीं है तो दोस्त ये सॉल्यूशन नहीं है, ये तो बस सॉल्वेंट है, ये प्योर फॉर्म है वाटर का, लिक्विड है, कुछ मिक्स नहीं किया है भाई, कोई चीज मिक्स नहीं की है। अगर तूने इसमें कुछ मिलाया नहीं है तो भैया इसका कंसंट्रेशन बदल नहीं सकता, वो कांस्टेंट रहेगा। इट डजंट एबल टू शो द वेरिएबल कंसंट्रेशन। इसका मतलब Kc का इक्वेशन फॉर आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ वाटर इतना सा आएगा, सिर्फ इतना सा आएगा। समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट सिखा रहा हूं, कोई नहीं सिखाता है। सुन यहाँ पर ध्यान देना, H2O आयोनाइज होके H+ और OH- आयन बनाएगा, सब जानते हैं, लेकिन प्रोडक्ट की जगह पर ये आयंस का कंसंट्रेशन लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बात रिएक्टेंट की आएगी, हम सबने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स वेरिएबल कंसंट्रेशन नहीं दिखाते। अगर ऐसा है तो इसे मैं कंसंट्रेशन के टर्म्स में नहीं लिख सकता। क्या तूने कभी सुना है किसी के मुंह से, किसी ने तुझसे ग्लास ऑफ वाटर मांगा हो, मम्मी ने बोला हो ए ओए जा पानी लेके आ मेरे लिए, 2 मोलार पानी लेके आ, सुना है? अबे नहीं, पानी तो पानी है, उसमें क्या मोलार क्या नॉर्मल,
समझो बात को, वो मोलारिटी या नॉर्मेलिटी जैसे वेरिएबल कंसंट्रेशंस नहीं दिखाता है मेरे दोस्त। इसके लिए केसी का इक्वेशन फॉर प्योर लिक्विड्स ये आएगा, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना। अगर ऐसा हो कि मैं इस H2O में, बहुत ध्यान से सुनना दोस्त, अगर ऐसा हो कि मैं इस H2O में थोड़ा सा नमक मिला दूं तो, कम ऑन, अगर ऐसा हो कि मैं इस H2O में थोड़ा सा नमक मिला दूं तो, समझना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सुनो, अब इस केस में सुनो बहुत ध्यान से मेरे दोस्त, अगेन ये आयोनाइज करोगे तो ऐसे ही आयोनाइज होगा, नो डाउट इन दैट, नो डाउट इन दैट, ऐसे ही आयोनाइज होगा जैसे पहले वाला हुआ था, वैसे ही आयोनाइज होगा। H प्लस अलग होगा, OH माइनस अलग होगा, लेकिन कम ऑन प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सेलाइन लिखा है मैंने, मतलब उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। ये प्योर लिक्विड था, यहाँ पर नमक ऐड नहीं किया था, प्योर पानी था ये, यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, यानी कि ये प्योर लिक्विड था, ये प्योर सॉल्वेंट था। बट अब इसे देखो, ये प्योर नहीं रहा, ये प्योर सॉल्वेंट नहीं है रे बाबा। अगर तू इसके लिए केसी का इक्वेशन लिखना चाहेगा तो वो देख, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस तो आएगा ही, नो डाउट, लेकिन इस बार पूरा का पूरा इक्वेशन डिवाइड हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2O के साथ। समझ लो, देखो ध्यान से, केसी का इक्वेशन यहां देखो, इतना सा केसी का इक्वेशन सेकेंड केस में देखो, पूरा लिख दिया दोस्त। समझना बात को, हुआ क्यों ऐसा, यहाँ पर सिर्फ H2O अकेला था ना प्योर सॉल्वेंट, तो हम प्योर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन नहीं देखते हैं। बट जब अगर उसमें आप नमक मिला दोगे, अब कुछ लोग बोलने को बोलेंगे भैया यहाँ पे Na+Cl- सब सही है, मानता हूँ, गलत नहीं है, बट समझना बात को दोस्त, हम समझा क्या रहे हैं, हम इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको दुनिया दिखा रहा हूँ भैया। सॉल्यूशंस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट, मेरे दोस्त सबके सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, और उन सब को किन किन पैरामीटर्स के बेसिस पर बदला जा सकता है, इसी के ऊपर तो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है, सॉल्यूशन एंड इट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। रिमेंबर दैट, यही चीज सिखाने से मुझे भैया बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। यहाँ पर केसी का इक्वेशन देखो और यहाँ पर केसी का इक्वेशन देखो, बदल गया। समझना बात को, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदला, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बदल जाना, मतलब यहाँ पर प्योर लिक्विड्स और यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट, यहाँ पर सॉल्यूशन, अगर इन दोनों के लिए केसी की इक्वेशन बदल सकती है तो मतलब टेम्परेचर के घटाने बढ़ाने से फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी, किसकी, सॉल्यूशन की। समझिएगा बात को, टेम्परेचर के घटाने या बढ़ाने से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विल चेंज। और इतना ही नहीं, एक और चीज बताता हूं जो अगेन कोई नहीं बताता, बट आप मुझसे पढ़ रहे हो, यही तो एडवांटेज है दोस्त मुझसे पढ़ने का। आओ जरा सिखाता हूं, देखो केमिस्ट्री कैसे पढ़ाता हूं, चलो जल्दी आ जाओ, मजा आ जाएगा तुमको। ये देखो, मैं तुमको एक टास्क दे रहा हूँ, चलो सब लोग अपना दिमाग लगाएंगे, अपना अपना लगाएंगे, कम ऑन प्लीज, अपना अपना दिमाग लगाएंगे सबके सब। चलो बहुत ध्यान से सुनिएगा, मान लो आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, कम ऑन, आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, और इस ग्लास ऑफ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कोई है ऐसा हमारे साथ जो इस बात से एग्री नहीं करता है? मेरे ख्याल से सब करते होंगे। चलो, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 100 डिग्री पर जो वाटर लिक्विड स्टेट में है उसको गर्म किया जाए तो वो भाप बन जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बहुत ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है जिससे आप टेम्परेचर को, कम ऑन, क्या बोला मैंने, जिससे आप टेम्परेचर को बिना बढ़ाए
आपको ये नहीं करना है, आपको आग नहीं लगानी है जगह जगह पर दोस्त, समझा करो बात को। मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूं। अगर मैं बोलूं आपको कि ये गिलास ऑफ वाटर को भाप बनाकर उड़ा दो, तो सबसे पहले तुम्हारा मस्तिष्क इस दिशा में काम करेगा कि तुम आग लगाओगे, जगह जगह पर यही तो करते हो, समझना बात को। लेकिन तुम आग लगाओगे, लेकिन मैं यही तो कह रहा हूं तुम्हें आग नहीं लगानी है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि तुम इस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे, समझिएगा बात को। आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, समझना बात को। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है लिक्विड का, वो सिर्फ 1 एटीएम के ऊपर है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है लिक्विड का, समझना बात को। क्या हो अगर तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो कर दो, समझना। 1 एटीएम पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर तुमने थोड़ा सा दिमाग लगाकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटा दिया, समझो, हमारी धरती माँ के ऊपर जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम 1 एटीएम कैलकुलेट करके पाते हैं। तो 1 एटीएम पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, यानी कि ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। लेकिन अगर हमने इस 1 एटीएम का कुछ कर दिया, अगर इसे मैंने 1 एटीएम से 0 एटीएम यानी कि 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन कर दिया, भैया प्रेशर की वैल्यू घटा दी, समझना बात को, प्रेशर की वैल्यू घटा दी।